25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। करीबन 50,000 लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के आगमन कार्यक्रम को देखते हुए इकाना स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। इकाना स्टेडियम के आसपास 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसमें वीवीआईपी गेस्ट के विमान उतरने की व्यवस्था होगी। एक 112 जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है, एक इकाना के पीछे और एक इकाना के परिसर में ही हेलीपैड बनाया गया है। यानी कि प्रयास ये है कि जो खास मेहमान आ रहे हैं उनको उनके विमान उतरने की जगह दी जाए। और ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा रास्ता देख रही है आप इकाना स्टेडियम का, एक वीवीआईपी एंट्री गेट ये है, अगला एंट्री गेट वो है और 3 इसके पीछे है। लेकिन इन 2 गेट पे ही सबकी निगाहें लगी हुई हैं और यहीं पर सुरक्षा घेरा ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी लगातार इकाना स्टेडियम पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी लेने में जुटे हैं, तो पुलिस और एसपीजी भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटी है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। यूपी में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जहां योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर की रेस भी तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा सचिवालय ने 17 वरिष्ठ विधायकों के नामों का पैनल राजभवन को भेजा है। आज राज्यपाल इन नामों पर मंथन करेंगी और जल्द ही प्रोटेम स्पीकर का नाम का ऐलान हो जाएगा। यही प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएगा और विधानसभा अध्यक्ष के चयन की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर पर ही रहेगी। प्रोटेम स्पीकर की रेस में सुरेश खन्ना, जय प्रताप सिंह, सतीश महाना, माता प्रसाद पांडे, रमापति शास्त्री, दुर्गा यादव समेत 17 वरिष्ठ विधायक हैं, जिसकी सूची विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को भेज दी है। एक तरफ यूपी सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो राज्य संपत्ति विभाग भी कैबिनेट मंत्रियों के लिए सरकारी आवास तैयार करने में जुटा है। ये पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री का था, वो अब इसको छोड़ चुके हैं और कुछ बंगले ऐसे ही हैं जो चुनाव हार गए और अब वो खाली कर रहे हैं। उन बंगलों को अब यहाँ पे साफ सफाई करवा के रेडी किया जा रहा है। विधायकों की संख्या के आधार पर 60 मंत्रियों के लिए बंगले तैयार करवाए जा रहे हैं। नए लोगों के लिए भी आवास तैयार करा दिए गए हैं, जिनका जरूरत के हिसाब से आवंटन किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग ने 200 गाड़ियां भी तैयार करवाई हैं। जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, गठन होने के उपरांत जो हमारे मंत्री आवास के रूप में चिन्हित बंगले हैं, कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, NDMR और अन्य सरकारी कॉलोनी में, उन बंगलों का चिन्हांकन ऑलरेडी है और जो भी माननीय मंत्रीगण बनेंगे, शपथ लेंगे, उनको सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत उनको बंगले आवंटित किए जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। यूपी की सियासत में पूरा फोकस रखने के लिए अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश 2022 के चुनाव में करहल सीट से विधायक चुने गए हैं, लिहाजा यूपी में दमदार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अखिलेश ने सांसद पद से इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे। इस्तीफा देने से पहले अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और करहल की जनता के बीच पहुंचकर रायशुमारी की थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात की थी। इस इस्तीफे के साथ ही अखिलेश ने 2024 और 2027 चुनाव को लेकर अभी से अपना रुख साफ कर दिया है। रामपुर से एसपी सांसद आजम खान ने रजिस्टर्ड डाक के जरिए अपना इस्तीफा भेजा। आजम खान ने इस विधानसभा चुनाव में जेल में रहकर रामपुर सदर सीट से चुनाव जीता है। आजम खान ने 10वीं बार विधानसभा चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी को यूपी विधान परिषद के चुनाव में बड़ा झटका लगा है। मथुरा, एटा, मैनपुरी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के दोनों एमएलसी उम्मीदवारों का नामांकन निरस्त हो गया है। समाजवादी पार्टी ने उदयवीर सिंह और राकेश यादव ने एमएलसी चुनाव के लिए पर्चा भरा था, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद निरस्त कर दिया है, जिससे बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार आशीष यादव और ओम प्रकाश निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वो गए वहाँ तक, उनके द्वारा अनुपूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया। अनुपूरक शपथ पत्रों की समीक्षा भी हुई। समीक्षा के उपरांत चूंकि जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दाखिल किए वो पूरे नहीं पाए गए। वहीं एसपी के एमएलसी उम्मीदवार रहे उदयवीर सिंह ने नामांकन निरस्त के फैसले को प्रशासन की साजिश बताया है। लेकिन जहां आरोप खुद टाइम से आ न रहा हो, जहां पुलिस खड़े होके पत्थरबाजी करा रही हो, लोगों से मारपीट करा रही हो और अपने साथी पुलिस वालों के पिट जाने पे भी कुछ नहीं कह पा रही हो,
वहाँ मुख्यमंत्री कप्तान कह रहा हो कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते, उनसे आगे हम नहीं जा सकते, तो इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। उत्तराखंड में बुधवार को धामी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसे ऐतिहासिक बनाने में अधिकारी जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगा। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की बड़ी बात यह है कि लगातार दूसरी बार बीजेपी ने सत्ता में लौटने का एक नया इतिहास रचा है। परेड ग्राउंड में करीब 20,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए परेड ग्राउंड में 3 मंच भी बनाए गए हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 20 से 25,000 लोग, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए दूसरे जिलों से भी अधिकारियों को देहरादून बुलाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों की बदौलत ही नया राज्य उत्तराखंड बना है। वो उत्तराखंड को शहीदों के सपनों का राज्य बनाएंगे और जनता से किए गए संकल्पों को पूरा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में और उत्तराखंड राज्य बनने में हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का, उत्तराखंड के शहीदों का, उनकी शहादत का बहुत बड़ा योगदान है। उनके कारण से ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने हंसते हंसते उस समय मैं कहूँ कि अपनी शहादत दी और उनके मन में सपने थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से ऐसा राज्य बनेगा जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। उस राज्य को जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने सोचा था, उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उनको बधाई देने वालों का तांता देहरादून के सीएम आवास पर लगा रहा। कई विधायकों ने सीएम आवास पहुंचकर उनको अगले कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से, और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में किस तरीके की भीड़, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ सुबह से ही। पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सीएम बनकर कई मिथक भी तोड़े हैं। मुख्यमंत्री आवास के बारे में कहा जाता है कि यहाँ किसी मुख्यमंत्री ने कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन पुष्कर धामी एक बार फिर से इसी मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे। अगले 5 साल का कार्यकाल उनका यहाँ पर है, तो बहुत सारे मिथक इस बार टूटे हैं। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने फिर से दोहराया कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर ले जाएंगे, एक पारदर्शी शासन चलाएंगे, जन जन के द्वार तक पहुंचने वाली हमारी सरकार होगी। पुष्कर सिंह धामी कल मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कैबिनेट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में युवा जनप्रतिनिधियों को मौका मिलेगा। ऐसे में कई विधायकों ने धामी से सीएम आवास पर मुलाकात की। हम लोग को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, 2 बार का विधायक बनने का मुझे मौका दिया इस कम उम्र में, और जो भी पार्टी मेरे को दायित्व देगी चाहे नहीं देगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के साथ लाइन के अंदर रहूँगा। मुझे भी आशा है कि मुझे भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वैसे पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हम सब लोगों को स्वीकार है। आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी सरकार में भी होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो प्रदेश बीजेपी ने 25 विधायकों की लिस्ट दिल्ली को सौंपी है। दिल्ली इसमें से 11 नाम शॉर्टलिस्ट करेगी। कैबिनेट में तमाम समीकरणों का भी ख्याल रखा जाएगा। सभी, क्योंकि हम लोग सामूहिकता में विश्वास रखते हैं, सब लोग बैठ करके उसमें बातचीत कर रहे हैं और एक ऐसा अच्छा और सुंदर मंत्रिमंडल आपको दिखेगा जो संपूर्ण प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर हो। 4 दिन के गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। गोरखपुर दौरे के चौथे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज भगवान गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। सबसे पहले जब वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उनका मंदिर प्रबंधन के द्वारा स्वागत किया जाता है। उसके बाद जो बटुक हैं मंदिर के, उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका स्वागत किया और फिर वो गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं, भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन करते हैं और फिर उसके बाद निकलने के बाद गोरखनाथ मंदिर में जो अन्य सभी मंदिर हैं वहाँ जाते हैं और सबसे अंतिम में जो है मोहन भागवत नाथ संप्रदाय के जो गुरु हैं उनकी समाधियों पर जाते हैं और महंत अवैधनाथ की समाधि पे जाके उनको पुष्प अर्पित करते हैं, वहाँ शीश नवाते हैं।
संघ प्रमुख भागवत रात को ही वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं इससे पहले सोमवार को गोरक्ष प्रांत के अलग अलग जिलों से आए 54 प्रचारकों को समाज को एक सूत्र में पिरोने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता से ही समाज की विकृतियों को दूर किया जा सकता है। श्री कृष्ण विराजमान की रिवीजन याचिका पर मथुरा की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह कमेटी की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया। इसके बाद कोर्ट ने 6 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर यह याचिका दायर की गई है। इसमें शाही ईदगाह को भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा बताया गया है। 15 अगस्त 1947 के पहले के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो जिस सिचुएशन में है उसे किसी भी रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा और कोई भी कन्वर्जन के संबंध में कोई भी सूट फाइल नहीं होगा। तो वो प्ली हमारे द्वारा बाकायदा ली गई, एक एप्लीकेशन मूव की गई, उस पर भी आर्गूमेंट किया गया क्योंकि आप ये जो मस्जिद हमारी बनी हुई है प्लेंटिफ के खुद के मुताबिक ये औरंगजेब ने बनवाई थी 16वीं शताब्दी में। 6 अप्रैल को ने लगाया है। 6 अप्रैल को सारे बिंदुओं पर मैं जवाब दूंगा और ये बिल्कुल सत्य है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है, इसको साबित करना हमारा दायित्व है। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के यूनिफॉर्म के लिए योगी सरकार उनके अभिभावकों के खाते में पैसे भेजेगी। बेसिक शिक्षा विभाग प्रत्येक छात्र छात्रा को 1100 रुपए का भुगतान करेगा। ये धनराशि बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे अभिभावक यूनिफॉर्म के अलावा स्कूल बैग, स्वेटर, जूता, मोजा खरीद सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिला अधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 20 मई तक ये धनराशि सभी अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रयागराज में मार्च के महीने में ही आसमान से आग बरसने लगी है। होली के बाद से ही पारा इस कदर हाई हो गया कि लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मार्च के महीने संगम नगरी प्रयागराज में आसमान से आफत बरस रही है। होली के बाद ही तापमान का पारा तेजी से बढ़ा है और तापमान का पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गर्मी के थपेड़ों से, लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। सोमवार को प्रयागराज का पारा 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था, जबकि पिछले साल मार्च महीने का औसत तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में लोगों को मई जून की चिंता अभी से सताने लगी है। गर्मी होली के सेकंड डे से ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है और अचानक से आई हुई गर्मी है, जैसे बहुत ज़्यादा इस समय लग रहा है कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे, बाहर भी निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। ये मार्च का महीना भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो मई जून में तो बहुत भयानक होगी, हो सकता है 50 डिग्री चली जाए। जैसे स्टार्टिंग है सर, अभी है होली के बाद तुरंत ही ऐसा लग रहा है कि इस साल टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा जाएगा। 50 तक का तो नॉर्मली जा ही सकता है मई जून के अपेज में आने तक में। गर्मी बढ़ने के साथ ही टिहरी झील में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिससे बोट मालिकों और होम स्टे संचालकों में भी खुशी की लहर है। टिहरी झील इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है और कोरोना के बाद अब धीरे धीरे टिहरी झील में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन और टिहरी झील का दीदार करने दूर दराज से पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे टिहरी झील में पर्यटन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खूबसूरत लेक और काफी बड़ा है। लेक के अलावा तो इसमें कुछ बहुत सी नई नई चीज़ें हैं, जैसे एक फ्लोटिंग हट है बीच में लेक के, उसके अलावा छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, तो विजुअली बहुत ही खूबसूरत शॉट्स वहाँ पे निकलेंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ शूट करने के लिए। वहीं बोट मालिकों को भी उम्मीद है कि कोविड के चलते हुए नुकसान की भरपाई वो सीजन में कर सकेंगे। कहीं ना कहीं हमें इस वर्ष बहुत ज़्यादा उम्मीद पर्यटन क्षेत्र से है, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि गाड़ियाँ वगैरह बहुत आ रही हैं इस टाइम पे, और हमारा जो विगत 3 वर्षों से जो कोविड काल था उसकी भरपाई हम कहीं ना कहीं इस सीजन में देख रहे हैं। यूपी में बुलडोजर माफिया की संपत्ति को ध्वस्त करने के अलावा पुलिस कार्रवाई में पकड़ी गई अवैध शराब को नष्ट करने का भी काम कर रही है। ताजा मामला देवरिया का है, जहां 234 मुकदमों में बरामद हजारों लीटर शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। अवैध शराब के मुकदमे कोर्ट में लंबे चल रहे थे। फैसला आने के बाद न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में शराब पर बुलडोजर चलाया गया। क्रम में कुल 15,386 लीटर शराब, जिसमें लगभग 2500 लीटर कच्ची शराब है तथा शेष 73,200 शीशियाँ विदेशी शराब, 13,176 लीटर जिसकी क्वांटिटी है। कुल क्वांटिटी 15,386 लीटर। वह माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में नियमानुसार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बुलडोजर लगा करके